नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज आपको मध्य प्रदेश के ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिसे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुदामा कह रहे हैं। इस सुदामा की सियासत में कितनी ताकत है, इस पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों शिवराज सिंह चौहान ने मूत्रकांड के पीड़ित को टीका लगाया, माला पहनाई, कैमरे के सामने पैर धोए। इस तस्वीर के खास मायने हैं जो आज आपको जरूर समझना चाहिए। चुनाव राजस्थान में भी है, लिहाजा वोट वाला दांव वहां भी चला जा रहा है। गहलोत सरकार कल से वीडियो बनाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता शुरू करने जा रही है, जिसका सोशल मीडिया से सड़क तक प्रचार किया जा रहा है। किन लाभार्थियों को कितना इनाम मिलेगा और क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया, ये भी आपको बताएंगे। यूपी में बिजली बिल वसूलने के लिए खास प्लान बनाया गया है। रात में बिल के बकायेदारों को कॉल किया जाएगा, उनके घर के बाहर मुनादी कराई जाएगी। इसके लिए रिकवरी डेस्क भी बनाई जा रही है। 45,000 करोड़ का बकाया वसूलने के लिए बड़े बकायेदारों की बाकायदा लिस्ट तैयार कर ली गई है। इस पर हमने एक दिलचस्प रील तैयार की है। चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। आज फिल्म बाहुबली की तरह कटप्पा वाले पोस्टर लगे, जिसमें अजीत पवार को गद्दार बताया गया। वहीं शरद पवार ने यह कहकर अपने भतीजे की टेंशन बढ़ा दी कि एनसीपी के अध्यक्ष वही हैं। चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस ने अंदरूनी कलह का समाधान निकाल लिया है। आज 4 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई, जिसमें सचिन पायलट की 3 मांगें मान ली गईं। पायलट ने कहा कि जो पार्टी बोलेगी मैं वही करूंगा। वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे कम दूरी और कम यात्री वाली कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया घटाने पर विचार कर रहा है। संभावना जताई जा रही है कि 25% से 30% तक किराया कम हो सकता है। सोशल मीडिया फर्म मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने बुधवार रात नई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थ्रेड्स को लॉन्च किया। इसे ट्विटर का कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। कुछ यूजर्स इसे ट्विटर किलर भी नाम दे रहे हैं। ट्विटर के दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं, जबकि सिर्फ 2 घंटे में थ्रेड्स से 20 लाख लोग जुड़ गए। 4 घंटे बाद इसकी संख्या बढ़कर 50 लाख के पार चली गई। इसे अभी 100 देशों में लॉन्च किया गया। तो सत्ता में आज सबसे पहले हम आपको एक ऐसी फिल्म दिखाने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के सियासी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। इस फिल्म में चुनावी अदाकार के एक ऐसा सीन है जिसके सामने बड़े बड़े अभिनेता भी फेल हो जाएंगे। इस फिल्म में पुलिस की ऐसी सस्ती ओवर एक्टिंग है जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि इस ओवर एक्टिंग के तो पैसे काटने चाहिए। इसमें व्यवस्था की भी चुनावी अदाकारी है, जिसमें लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं के साथ बहुत महीन तरीके से खेला गया। और इस सब की टाइमिंग है चुनाव से 4 महीने पहले। नोट कीजिएगा, टाइमिंग की अहमियत सिर्फ क्रिकेट या दूसरे खेल में नहीं होती है, सियासत में भी टाइमिंग के बहुत गहरे मायने हैं। इसलिए मध्य प्रदेश से रिलीज हुई इस फिल्म के भी मायने समझने बेहद जरूरी है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी में हुए मूत्रकांड के पीड़ित से मुलाकात की, लेकिन आप इसे मुलाकात नहीं बल्कि शिवराज सिंह का सुदामा वाला डैमेज कंट्रोल कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मूत्रकांड के पीड़ित को न सिर्फ सुदामा कहकर बुलाया बल्कि उसके पैर भी धोए। क्या आपने कैमरे के सामने पैर धोकर किसी को वोट झटकते हुए देखा है? उदाहरण सामने है। वीडियो वाली इस चरण वंदना के पीछे असल में वोट वंदना भी है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस समय इस सुदामा के चरणों में सत्ता की शक्ति है, इसलिए शिवराज सिंह पैर धो धोकर मूत्रकांड के दाग मिटा रहे हैं। राजनीति की दुनिया में यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां हम एक पीड़ित को सम्मान देने पर सवाल नहीं उठा रहे। पीड़ित के घाव पर मरहम लगाना चाहिए, उसे हर हाल में सम्मान मिलना भी चाहिए और इंसाफ भी मिलना चाहिए। लेकिन आज मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसे सच्ची संवेदनाओं के पैमाने से ज्यादा सियासी अदाकारी के पैमाने पर परखा जा रहा है। ये सवाल उठ रहे हैं कि कैमरे वाली इस संवेदना पर अदाकारी का लेबल क्यों ना लगाया जाए। वैसे अभी तक ऐसा कोई यंत्र या गैजेट नहीं आया है जो असली संवेदनाओं और एक्टिंग में फर्क कर सके। इसकी पहचान देश, काल, परिस्थिति और कॉमन सेंस के हिसाब से ही होती है। हमारे न्यूज मित्रों को इस वीडियो को ध्यान से देखकर अपनी राय आसानी से बनानी चाहिए या वो बना सकते हैं। इसके लिए हम आपको जल्दी से एक वीडियो राउंड अप दिखाते हैं जहां ये सारा एक्शन लाइट और कैमरे के सामने हुआ।
आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले पीड़ित आदिवासी शख्स को उसका हाथ पकड़कर अपने आवास में लाते दिखाई दिए। पीड़ित को कुर्सी पर बैठाते हैं और खुद नीचे बैठकर उसके पैर धोने लगते हैं। इसे आप शिवराज का कृष्ण सुदामा वाला वीडियो मॉडल भी कह सकते हैं। इसके बाद पीड़ित को सम्मान के साथ सोफे पर बैठाया जाता है, उसके माथे पर टीका लगाया जाता है, माला पहनाई जाती है, शॉल उड़ाया जाता है और फिर खुद मुख्यमंत्री उसके साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। और सीधी में आरोपी प्रवेश शुक्ला ने इस आदिवासी शख्स को अपमानित करने वाला जो मूत्रकांड किया था उसके लिए माफी भी मांगते हैं। अब इन तस्वीरों को सियासी पैमाने पर तौलने वाले इस चुनावी एक्टिंग का नाम दे रहे हैं। जो लोग हैं वो इसका नाम दे रहे हैं। यहां पर सबसे पहले हम आपको कुछ सेकंड की एक रील दिखाते हैं। इसके बाद बात एक्टिंग की नहीं बल्कि पुलिस की ओवर एक्टिंग की भी होगी। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान है, गरीब भगवान है। बाकी और कोई बात हो तो मुझे बताओ। मुझसे नाराज तो नहीं हो? व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया। तुम मेरे लिए तो सुदामा हो, गरीबी भगवान का रूप। मैं कोई भगवान कृष्ण जैसा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि मेरा भाई आया है तो मैं प्रेम से उसको गले लगाऊं और उसको सम्मान देने की कोशिश करूं। यही भाव मेरे मन में। जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं। तो अब शिवराज सिंह चौहान ने कैमरे के सामने पीड़ित का जो सम्मान किया उसे संवेदनशील चरण वंदना नहीं बल्कि सोची समझी वोट वंदना भी कहा जा रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुदामा को सिर्फ राजनीतिक शोपीस बनाकर सत्ता वाली स्वार्थ सिद्धि हो रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कैमरे के घेरे में पैर धोना, सरकारी पश्चाताप कम और नाटकबाजी और चुनावी स्वार्थ की राजनीति ज्यादा है। कांग्रेस नेता तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि पीड़ित को अगवा करके सीएम आवास लाया गया था और यह सब कुछ पैर धोकर वोट बटोरने वाला एक स्टंट है। इस पर भी कुछ सेकंड की रील देख लीजिए। सीधी के पेशाब कांड मामले में पीड़ित दशमत रावत से आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात कर इस मुलाकात पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि दशमत रावत को अगवा किया गया। ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि दशमत की पत्नी भी लगातार 2 दिन से गुहार लगाती गई, क्योंकि वो भी पुलिस से बीजेपी के विधायक केदार शुक्ला से पूछ रही थी कि उसके पति कहाँ है। हम कुछ नहीं, हमारा लड़का का नहीं लड़का तो आ रहा है। सकुशल है जहाँ गाँव है, सकुशल है जहाँ गाँव है। शिवराज सिंह चौहान ने उसकी पत्नी से फोन पर बातचीत की और कहा कि आपका घर बनवा देंगे, आपको आर्थिक सहायता देंगे। पत्नी ने कहा कि उसे घर और पैसा नहीं बल्कि उसका पति, उसका आदमी चाहिए। तुम्हारा मकान भी पूरा बनवाना है और कुछ और भी मैं का काम धंधा करूँ, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ ताकि
पैसा पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे पास ये तो जा रहे हैं अभी पैसा के हमका लालच ही नहीं है। इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके। उस पीड़ित को अगवा करके भोपाल लाया गया और जिसकी जानकारी उसके परिवार को नहीं है। कुछ प्रशासनिक लोग उसको जीप में डालकर भोपाल लेकर आते हैं बिना परिवार के जानकारी के। उनकी पत्नी वहाँ पर गुहार लगा रही है, मीडिया से कह रही कि मेरा पति का अपहरण हो गया। नहीं लड़का उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं, ये सब रिकॉर्डेड है, ये सब नाटक नौटंकी अपना पाप साफ करने के लिए। तो शिवराज सिंह चौहान के बाद अब बात उनकी पुलिस की, जो न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में कमजोर है बल्कि अभिनय में भी बहुत ज्यादा कमजोर है। मध्य प्रदेश से जो फिल्म रिलीज हुई उसमें पुलिस की ओर से भी ओवर एक्टिंग वाले सीन भर भर कर डाले गए। इसे समझाने के लिए सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब पुलिस मेडिकल जांच के लिए प्रवेश शुक्ला को लेकर गई थी। पुलिस ताव दिखाते हुए आरोपी प्रवेश शुक्ला को लेकर थाने से निकली। एक पुलिस वाले ने उसका कॉलर पकड़ रखा था, जबकि बाकी पुलिस वाले पूरी कोशिश में लगे थे कि उनका एक भी फ्रेम कैमरे से मिस ना होने पाए। कैमरा देखते ही एक पुलिस वाला बार बार आरोपी की पीठ पर ऐसे हाथ मारने लगा जैसे कोई तांगे वाला अपने घोड़े को हाँकता है। तभी कैमरा कॉन्शियस एक पुलिस वाले को यह लगा कि कहीं उसका किरदार इस पूरे नाटक से बाहर ना निकल जाए। ये ध्यान आते ही वो तेजी से आरोपी की ओर लपका और उसका हाथ पकड़ लिया। एक पुलिस वाला पूरे वीडियो के दौरान इस बात की कोशिश में लगा रहा कि वो भी अपने साथियों के साथ एक्शन ऑन कैमरा वाली इस प्रतियोगिता में पीछे ना रह जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो आखिर तक आरोपी के साथ अपनी फोटो सेशन नहीं करवा पाया। इस दौरान पुलिस वाले तिरछी निगाहों से ये देखते रहे कि कैमरा ऑन है या नहीं, उनकी ओवर एक्टिंग वाला ये शॉट ओके है या नहीं। लेकिन हम इसे ओवर एक्टिंग क्यों कह रहे हैं, इसके लिए हम आपको 2 दिन पहले 4 जुलाई का वो वीडियो भी दिखाते हैं जब प्रवेश शुक्ला को पकड़ने के बाद पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची थी। तब पुलिस ने प्रवेश शुक्ला को हाथ तक नहीं लगाया था और आरोपी इतनी अकड़ के साथ जा रहा था जैसे उसके सिर पर सत्ता का नशा चढ़ा हो और उसे ये लग रहा हो कि पुलिस और कानून भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए पुलिस ने लाइट, कैमरा और एक्शन के साथ पूरा सीन शूट किया, लेकिन उसकी सस्ती क्वालिटी वाला अभिनय पकड़ा गया। मध्य प्रदेश में नेताजी की चुनावी अदाकारी ही नहीं, पुलिस की ओवर एक्टिंग ही नहीं, बल्कि सिस्टम और व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह है। आरोपी प्रवेश शुक्ला ने पीड़ित आदिवासी शख्स के साथ जो किया वो न सिर्फ सभ्य समाज के नाम पर एक कलंक है बल्कि एक ऐसा अपराध है जिसकी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सरकार ने भी प्रवेश शुक्ला का वीडियो वायरल होने के बाद सबसे पहले उस पर एनएसए लगाने का ही फैसला किया। रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इस पर भी वैचारिक विमर्श हो रहा है जिसमें बहुत चिंगारियां निकल रही हैं। पूछा जा रहा है क्या मूत्रकांड के इस मामले में वाकई एनएसए लगाया जाना चाहिए। कुछ लोगों का तर्क है कि आरोपी प्रवेश शुक्ला पर एनएसए की कार्रवाई जायज नहीं है। इसी आधार पर कई लोगों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की भी कोशिश की, लेकिन इसमें एक वर्ग का दूसरा तर्क भी है जो एनएसए के दायरे से जुड़ा हुआ है। उसे समझाने के लिए हम आपको एनएसए पर सत्ता की एक कुंजी दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि एनएसए है क्या और ये कब और किस पर लगाया जाता है। सामान्य भाषा में ऐसे समझिए कि एनएसए उन लोगों पर लगाया जाता है जिनसे किसी भी तरीके से देश की सुरक्षा के लिए खतरा महसूस हो। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है तो उस पर एनएसए लगाकर उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान बना था, जो केंद्र और राज्य को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस और सरकार को कैसे लगा कि प्रवेश शुक्ला से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। हालांकि इसके जवाब में सरकार कानून व्यवस्था को खतरे वाला तर्क दे सकती है, क्योंकि इस मामले में जातीय संघर्ष वाला एंगल भी है और उसी आधार पर वोट वाली चरण वंदना भी हुई है। इस मामले में शिवराज सरकार के एक और इंसाफ पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो है बुलडोजर वाला इंसाफ।
मंगलवार को आरोपी प्रवेश शुक्ला पर एनएसए लगाने के बाद बुधवार को शिवराज का बुलडोजर आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पहुंच गया और उसे मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन इस एक्शन पर भी वैचारिक विमर्श में दो गुट हैं। एक वो जो बुलडोजर की कार्रवाई को जायज बता रहा है, लेकिन दूसरे वो लोग हैं जिनका कहना है कि यह बुलडोजर सिर्फ घर पर नहीं चला बल्कि एक पूरे परिवार और उनके भविष्य पर चला है, जिनकी संतान ने समाज पर कलंक लगाया और कीमत पूरे परिवार को चुकानी पड़ी है। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, आरोपी प्रवेश की मां रोते रोते बेहोश हो गई। पिता ने कहा, बेटे को उसके पाप के लिए फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन हमारे घर को बख्श दो। आखिर एक बेटे के कुकर्मों की कीमत उसका पूरा परिवार क्यों चुकाए? कुछ ऐसे सवालों के जरिए शिवराज सिंह चौहान के बुलडोजर वाले एक्शन पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। प्रवेश का परिवार भी पूछ रहा है कि आखिर उनके भविष्य को सरकार ने बुलडोजर से क्यों कुचल दिया। निवेदन यह है कि जांच की जाए, अगर सत्यता है तो उसको फांसी दे दी जाए। हम वो नहीं है, अगर ऐसा कृत्य किया है तो उसको फांसी होनी चाहिए। लेकिन हम पूरा परिवार निर्दोष है, हम परिवार बेघर न किया जाए, न मारा जाए, न हम लोग को बता दिया जाए। घर भी नहीं था सर, ये मेरे पापा का घर था, वो उनका घर था। मेरी दादी बनवाई थी, मेरे सास ससुर का भी नहीं है, मेरी दादी बनवाई थी सब बच्चों के लिए। आपको याद होगा, इस खबर की शुरुआत में हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो है टाइमिंग। इसलिए मध्य प्रदेश में मामा के सुदामा वाले डैमेज कंट्रोल की टाइमिंग को लेकर भी आज कई सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ चुनाव से करीब 4 महीने पहले हुआ है। अब हम आपको इस सवाल की वजह भी बताते हैं। दरअसल जिस पीड़ित शख्स के साथ आरोपी प्रवेश वर्मा ने घृणित अपराध किया, वो आदिवासी समुदाय से है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश की आबादी 7 करोड़ 26 लाख से ज्यादा है और इसमें करीब 1.5 करोड़ आबादी इसी आदिवासी समुदाय से आती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट 230 है और इन सीटों पर जीत हार का बड़ा फैक्टर मध्य प्रदेश के करीब 21% आदिवासी वोटर हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 विधानसभा सीट रिजर्व हैं, जबकि आसपास की भी कई सीटों पर आदिवासी वोटर असर डालते हैं। साल 2018 में बीजेपी को इन 47 सीटों में सिर्फ 15 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस 31 आदिवासी सीट जीतने में कामयाब हो गई थी। यानी पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि आदिवासी समुदाय का एक मुश्त समर्थन बीजेपी को नहीं है। इसलिए आरोप लगाया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने मूत्रकांड के आरोपी के साथ सुदामा वाला जो मॉडल अपनाया, वो चुनावी अदाकारी। अब इस पर नजरिया ना आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लग रहा है कि आज के उनके चुनावी अदाकारी वाले वीडियो देखने के बाद मध्य प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ की आदिवासी जनसंख्या मामा के लिए मोम की तरह पिघल जाएगी और फिर 4 महीने के बाद बीजेपी के लिए वोटों वाला मानसून आएगा, भर भर के वोट बरसेंगे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के लिए यह सोचना उनका अधिकार भी है, क्योंकि वो एक नेता हैं, उनका काम राजनीति करना है। मौजूदा वक्त में कई राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि आज की राजनीति में थोड़ी थोड़ी एक्टिंग जरूरी होती है। एक और जरूरी बात यह कि किसी अपराधी का घर गिराया जाना जायज नहीं है, क्योंकि किसी एक शख्स की सजा उसके पूरे परिवार को देना कभी इंसाफ नहीं कहा जा सकता। यह समझना होगा कि बुलडोजर कोई न्यायाधीश नहीं है। किसी आरोपी या अपराधी का मकान गिराने से हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों में इंस्टेंट इंसाफ की फीलिंग आ जाती हो, लेकिन सच यह है कि वो इंसाफ नहीं बल्कि बदला है, और इंसाफ और बदले में बहुत फर्क होता है। वोट के लिए सिर्फ डैमेज कंट्रोल, दलित प्रेम, ऑन कैमरा पश्चाताप वाली अदाकारी नहीं होती जो मध्य प्रदेश में देखने को मिली, बल्कि वोट के लिए नेता सोशल मीडिया को हथियार बनाकर जनता को साधने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है राजस्थान में। नेताओं की इन कोशिशों से इतना तो आप समझ गए होंगे कि चुनाव राजस्थान में भी होने वाला है,
जब चुनाव है तो नेताओं के वोट वाले दांव हैं। दरअसल राजस्थान में गहलोत सरकार कल से वीडियो बनाओ और पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता शुरू करने जा रही है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सड़क से सोशल मीडिया तक राजस्थान सरकार की इस चुनावी प्रतियोगिता का विज्ञापन देखने को मिल रहा है। राजस्थान में शहर शहर पोस्टर लगे हैं और तो और राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद ट्वीट करके इस वीडियो कॉन्टेस्ट का प्रचार कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की सक्रियता का अंदाजा आप उनके ट्वीट से लगा सकते हैं। 5 जुलाई को सुबह 11:38 पर अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया, जिसके साथ एक वीडियो शेयर किया। ट्वीट में लिखा था, बस आने वाली है घड़ी, इनामों की लगेगी झड़ी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई वेबसाइट पर जाएं। नीचे राजस्थान की सरकारी वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ था। वीडियो में लिखा है कि राजस्थान को जल्द बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। कब और कैसे? इस ट्वीट के करीब 24 घंटे बाद सीएम अशोक गहलोत ने एक और प्रमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें लिखा है, जब हटेगा पर्दा कल, खास मिलेगा उस पल। इस वीडियो के साथ एक मैसेज भी लिखा है कि क्या लिखा है अधूरा, कल दिख जाएगा पूरा। यह कहानी सिर्फ एक सोशल मीडिया की है। सड़क पर जयपुर से लेकर अलग अलग शहरों में हर गली हर चौराहे पर प्रतियोगिता के पोस्टर लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि चुनावी साल में प्रदेश के करोड़ों लोगों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह दांव चलाया, यानी सोशल मीडिया से सड़क तक। इससे कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखिए कैसे राजस्थान के कई शहरों में सिर्फ वीडियो कॉन्टेस्ट की ही चर्चा हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पिटारे से एक नया मास्टर स्ट्रोक लिया है। और ये मास्टर स्ट्रोक है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जोड़ना, कम से कम कीमत में लोगों को जोड़ने की प्लानिंग जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। और ये आप देख सकते हैं कि पूरे शहर भर में इस तरह के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में लिखा है कि बस थोड़ा सा इंतजार, हम ला रहे हैं आपके लिए कुछ खास। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पर्दा उठ रहा है। योजना में कॉन्टेस्ट होगा और ये जो कॉन्टेस्ट होगा उसमें लोगों को जोड़ना होगा। लोगों को जो योजना है सरकार की, जो 10 योजना है उनके बारे में जानकारी का एक वीडियो जो है शेयर करना होगा और किस तरीके की योजना का लाभ उन्हें मिला है, तो ये जानकारी लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से देनी होगी और जो सरकार की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करना पड़ेगा। कॉन्टेस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजाना 2,75,000 के इनाम बांटेंगे, यानी कि पहला इनाम जो होगा वो 1 लाख रुपए का होगा, दूसरा इनाम होगा 50,000 रुपये का होगा, तीसरा इनाम होगा 25,000 रुपये का और 100 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के 1.5 करोड़ लोगों से जो है सीधे जुड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि सरकार जो बोलती है वो करती है, इसलिए अब केवल प्रलोभनों के आधार पर अपने मतों को तोड़ने का विषय। रोज नई नई घोषणाएं करते हैं, जो घोषणाएं धरातल पर नहीं आ सकती। ऐसी घोषणाएं जिनके ऊपर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, इसके ऊपर कोई आधारभूत ढांचा नहीं है। हमारी योजनाएं उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जिनके लिए योजनाएं बनी हैं। इसलिए जिन्होंने इस योजनाओं का लाभ लिया है वो ज़्यादा प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से जानते हैं और वो अगर स्वयं अपील करेंगे तो और ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर पाएंगे कि अगर अमुक आदमी योजना का लाभ ले सकता तो मैं भी इस योजना का लाभ ले सकता हूँ। वैसे आमतौर पर योजनाओं का रियलिटी चेक आंकड़ों और जमीनी रिपोर्ट से होता है, इनामी प्रतियोगिताओं से नहीं होता है। लेकिन प्रचार है तो प्रयास वाली नीति के तहत वीडियो प्रतियोगिता हो रही है। आपको बताते हैं कि गहलोत सरकार की इस प्रतियोगिता का पूरा प्रोसेस क्या है, किसी योजना का लाभार्थी कैसे वीडियो बनाकर इस इनाम का हकदार बन सकता है। सबसे पहले गहलोत सरकार की योजनाओं के लाभार्थी वीडियो बनाएंगे। लाभार्थी ये वीडियो सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। सरकार को हैशटैग से जोड़कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो को अपलोड करना होगा। वीडियो में वो बताएंगे कि राज्य सरकार की किस योजना से उन्हें फायदा मिला। वीडियो में यह भी बताना होगा कि योजनाओं का लाभ उन्हें कैसे मिल रहा है। वीडियो में इसका भी जिक्र करना होगा कि अब तक किसी योजना से उन्हें कितनी राहत मिल चुकी है। आपको बता दें, सरकार ने विजेता चुनने के लिए अच्छी खासी तैयारी की है। सरकार की ओर से जूरी बनाई गई है जो इन वीडियो के आधार पर विजेताओं को चुनेगी। विजेता चुनने की जिम्मेदारी सरकार ने DIPR यानी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को सौंपी है। गहलोत सरकार
कम खर्चे से प्रदेश के करोड़ों लोगों को इसी कॉन्टेस्ट के जरिए जोड़ने की प्लानिंग कर रही है। ये वीडियोबाजी कितने वोट खींच पाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस वीडियो कॉन्टेस्ट के लिए सरकार ने बाकायदा अलग अलग इनाम घोषित किए हैं। इसके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। जरा इसे भी एक नजर देख लेते हैं। इसके तहत 1 महीने तक हर रोज विजेता चुने जाएंगे। हर रोज प्रथम पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, दूसरे विजेता को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जबकि तीसरे विजेता को 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इसके अलावा 100 लोगों को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा, जिन्हें 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इस तरह रोज गहलोत सरकार करीब 2,75,000 रुपए के नकद पुरस्कार बांटेगी। आपको बता दें कि कॉन्टेस्ट के जरिए सरकार 1 महीने तक पुरस्कार वितरित करेगी, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 83 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। माना जा रहा है कि इस कॉन्टेस्ट के जरिए सोशल मीडिया से प्रदेश के 1.5 करोड़ लोग जुड़ेंगे, यानी सरकार को एक व्यक्ति तक अपनी पहुंच इस तरीके से बनाने में औसतन 55 पैसे खर्च करने होंगे। अब यह भी देखिए कि वो कौन सी योजनाएं हैं जिसके लाभार्थी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इन योजनाओं के नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं। अशोक गहलोत को उम्मीद है कि इन योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो बनवाकर इनाम देने का आइडिया काम कर जाएगा। इससे योजनाओं का सस्ते में प्रचार होगा, लोग जुड़ेंगे और इनाम मिलने से योजनाओं के प्रति उत्साहित रहेंगे। यानी नैरेटिव यह है कि योजना के आंकड़ों और जमीनी स्तर पर उसकी असली स्थिति से ज्यादा उसके इनामी प्रतियोगिता की चर्चा होगी। इनाम और लाभार्थियों के बधाई संदेशों की चर्चा होगी। गहलोत सरकार प्रचार का जो काम किसी एजेंसी से कराती, वो काम लोगों से मुफ्त में करवा लेगी और थोड़ा सा इनाम देकर फायदा खुशी बांटने का प्रचार करेगी। यूपी में बिजली के बिल नहीं जमा कराने वालों के खिलाफ नया अभियान चलाया जाएगा। कल इसे लेकर विभागीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राज्य के ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। बिजली बिल के बड़े बकायेदारों की लिस्ट तैयार की गई और बकाया बिजली बिल वसूलने का खास प्लान बनाया गया। 8,000 से ज्यादा बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलेगा। कई बकायेदारों पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का बकाया है। इसके लिए बकायेदारों को रात में फोन किया जाएगा। फोन कॉल रात के 12 बजे तक की जाएगी। वसूली के लिए ऐसे बकायेदारों के यहां मुनादी भी कराई जाएगी। वसूली के लिए कॉल सेंटर बनाए गए हैं, रिकवरी डेस्क भी बनाई गई है। उपभोक्ताओं पर 45,000 करोड़ से ज्यादा का बिजली का बिल बकाया है। कुछ सेकंड की न्यूज डील में आप यूपी के बिजली विभाग की वसूली वाली तैयारी को समझ लीजिए। नमस्कार, पश्चिमांचल ऑफिस से प्रधान बात कर रहा हूँ। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सावधान हो जाइए, अगर आपका बिजली का बिल बकाया है तो आपको रात में बिजली विभाग के अधिकारी सोने नहीं देंगे। माननीय ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग की समीक्षा बैठक करी थी और समीक्षा बैठक के बाद ये बात सामने आई है कि जो बकायेदार हैं उनकी घंटी बजाई है, तो निश्चित तौर पर जो बकायेदार हैं उनको बकाया जमा करना चाहिए। मई तक की फिगर है लगभग 45,000 करोड़ का बकाया, जिसमें 19,000 करोड़ लगभग घरेलू पर बकाया है और जो हमारे दुकानदार हैं उन पर लगभग 2874 करोड़ का बकाया और किसानों की बात कर ले तो लगभग 3,337 करोड़ के करीब बकाया है। तो सब मिला के काफ़ी लंबा बकाया है। कंज्यूमर को कॉल जा रही है, कंज्यूमर सुन रहा है, समझ रहा है, वॉचिंग हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है और थोड़ा सा ये भी है कि उसको डर भी है कि अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो मे भी हमारा कनेक्शन कट जाए, आरसी इश्यू हो जाए। घंटी बज सकती है कि भैया आप बकायेदार हैं और आप चैन से सो रहे हैं, तो उनका मैसेज के लिए है कि भाई आप चैन से बिजली का बकाया लेकर मत सोइए, आप बकाया जमा करने का प्रयास करिए। अब रात में भी जो कस्टमर केयर के जो लोग हैं, वो बिजली विभाग के जो लोग हैं, वो लोगों को फ़ोन करेंगे। बड़े बकायेदारों को स्पेशली फ़ोन किया जाएगा। नमस्कार, पश्चिमांचल ऑफिस से प्रधान बात कर रहा हूँ। टाइम पीरियड उनसे पूछा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि कितने समय पहले आपने भुगतान करा था और कितना अमाउंट आपका शेष रह गया है। बाकी उनसे पूछा जा रहा है कब तक कि इसमें ये पेमेंट हो सकता है और ये प्रयास किया जा रहा है। उनसे ये बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द भुगतान करने का प्रयास करें। जो बड़े बकायेदार हैं, उन्होंने अगर बिजली का बिल नहीं जमा किया है तो अब उनकी भी रातों की जो नींद है वो खराब होने वाली है और ये नींद तब तक खराब रहेगी जब तक कि आप अपना बिजली का जो बिल है वो जमा नहीं कर देते।
सत्ता में अब एक ऐसी खबर जो रिसर्च पर आधारित है और हमारे हर न्यूज़ मित्र से जुड़ी हुई है। यह आपकी ज़रूरत की कुंजी है। अक्सर आप क्या करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और बिना धोए पहन लेते हैं। आप सोचते हैं कि नया ही तो है, कपड़े को धोने की ज़रूरत क्या है। लेकिन हमारी ये खबर देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि फ़र्क इससे पड़ता है और बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये आदत सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी साबित हो सकती है, क्योंकि हाल ही में एक रिसर्च की बात सामने आई है कि नए कपड़े बिना धोए पहनने की वजह से त्वचा की कई बीमारियों के साथ साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर कपड़ों को धोने की ज़रूरत क्यों है। दरअसल होता यह है कि लोग ऑनलाइन कपड़े मंगाते हैं, पहनकर चेक करते हैं और फिटिंग सही ना होने पर उसे लौटा देते हैं। कई बार तो लोग ऑनलाइन कपड़े पहनकर इस्तेमाल करने के बाद भी लौटा देते हैं। इसी तरह दुकानों के ट्रायल रूम में भी लोग कपड़े पहनते हैं और पसंद ना आने पर वहीं छोड़ देते हैं। फिर ये कपड़े दोबारा रैक पर लगा दिए जाते हैं। इसके बाद ये कपड़े दूसरे लोगों को बेच दिए जाते हैं। अब ट्रायल रूम के कपड़ों पर एक रिसर्च हुई है जिसमें सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और वायरस पाए गए हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। नए कपड़ों पर हुई स्टडी को पबमेड सेंट्रल नाम के मेडिकल जर्नल में छापा गया है और इसमें बताया गया कि रिसर्च के दौरान ट्रायल में इस्तेमाल किए गए कपड़ों में डेड स्किन, बलगम, लार, पसीना, बैक्टीरिया, वायरस और सुपर बग मिले हैं जो सामने दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन लंबे समय तक कपड़ों में ये जिंदा रहते हैं और जब इन कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो उनसे कई बीमारियों का खतरा रहता है। रिसर्च के मुताबिक नए कपड़े बिना धोए पहनने से सबसे ज्यादा स्किन एलर्जी और खुजली की समस्या के मामले सामने आए हैं। रिसर्च में कई इन्फेक्शन और डायरिया के मामले भी पाए गए हैं। बच्चों में वायरल इन्फेक्शन का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी में महिलाओं की इम्यूनिटी कमजोर होने का डर होता है और नए कपड़ों के जरिए जूं पहुंचने का खतरा भी बढ़ जाता है। कुछ दिन पहले स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी की भी एक रिसर्च हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि नए कपड़ों को धोना क्यों जरूरी है। इस रिसर्च में नए कपड़ों में क्विनोलिन नाम का केमिकल पाया गया था। पॉलिएस्टर से बने कपड़ों में यह केमिकल जरूरत से ज्यादा मिला। क्विनोलिन केमिकल से कैंसर और ट्यूमर का खतरा भी होता है। नए कपड़ों में इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे केमिकल भी खतरनाक हैं। ऐसे ही केमिकल हैं नाइट्रोएनिलिन, बेंजोल्स, जो गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं। ये केमिकल त्वचा और सांसों के जरिए शरीर में पहुंचता है। तो ये बात बहुत ही प्रामाणिक तरीके से आपको समझ आ रही होगी कि नए कपड़ों को बिना धोए पहनने से किस तरीके के नुकसान हैं। इस पर आपको एक रील भी दिखा देते हैं। जो आज की डेट का ज़माना है वहाँ पे हमें यही नहीं पता किस देश का कौन सा लॉ है किस केमिकल के लिए। इसीलिए जब भी आप कपड़ा खरीदते हैं तो उसको धोने के बाद ही पहनना अच्छी बात रहती है, क्योंकि तरह तरह की बीमारियाँ इससे बन सकती हैं। जब हम कपड़ा नया खरीदते हैं, आइए उसको वार्म पानी में डाल दीजिए, सोप से लेके थोड़ा सा डिटर्जेंट लेके उसको वॉश कर लें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी सारी जो ओवर एक्स्ट्रा डाइज होती हैं, एक्स्ट्रा पॉइजनस चीज़ें होती हैं, कोई कीड़े होंगे, कीड़ों के अंडे होंगे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप ट्रायल रूम में ट्राई कर रहे हैं, आपको कहीं बॉडी में कट हो, पसीना हो, तो उस पर आपको ट्रायल कपड़ा नहीं ट्राई करना चाहिए कि आपसे किसी और को कोई इन्फेक्शन ना हो।